हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक जो है आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वो भी ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वीडियो तैयार करने के बाद जो है आपको आर्टिकल से संबंधित जो है कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। कई बार जो होता है ना, कई बच्चे जो कहते हैं एग्जाम्स में जब पूछ लिया जाता है आर्टिकल तो कहते हैं ये आर्टिकल कहाँ से पूछ लिया गया, ये आर्टिकल तो होना नहीं चाहिए। तो इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद का संबंध नागरिकता से है। तो देखिए, नागरिकता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल जो है 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसका संबंध जो है नागरिकता से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों के वितरण से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों से संबंधित है टोटल पूरे। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा आर्टिकल्स है, तो 11 से अनुच्छेद 11 से 35 तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं भी भूल गया। देखो मूल अधिकारों से संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद जो है 12 से 35। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और मूल अधिकारों को जो है किस भाग का हिस्सा है, तो ये भाग 3 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा भाग 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान करता है वो कौन सा आर्टिकल है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 23 और 24। दो आर्टिकल्स हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और 19 से 22 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। याद रखना, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद जो है 25 से 28 है, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए मूल अधिकारों की टोटल संख्या कितनी है मूल संविधान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 7। टोटल जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो पहले प्रदान किए गए थे, तो अब कितने हैं, तो अब हैं टोटल 6। ध्यान रखिएगा, अब हैं 6, पहले थे 7 अब हो गए 6। तो जो है एक कौन सा हटा है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। कल मोस्टली हो सकता है कि कल या परसों जो है उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे विधिक अधिकार दे दिया गया है, और ये 300 का अब हिस्सा है। तो याद रखना, ये भाषा बिल्कुल याद रख लीजिएगा। 300 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत जो है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या है 6, पहले थे 7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए अस्पृश्यता से संबंधित जो है अनुच्छेद है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 को परिभाषित किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 20 को किस मतलब परिभाषा किया गया है, उसकी परिभाषा शैली क्या है। तो अनुच्छेद 20 को परिभाषित किया गया है ऑप्शन बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित जो है प्रावधान किसमें, आर्टिकल 21 में है। ठीक है, बालात श्रम और इससे संबंधित जो है, ठीक है, तो ये है आर्टिकल 23 से संबंधित है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये किससे है, तो ये आर्टिकल 26 से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। और ये आर्टिकल 20 से संबंधित है। ठीक है, चलिए, मूल अधिकारों वाला वीडियो मेरे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही बिल्कुल एक एक तरीके से समझा करके उसमें वीडियो बनाया गया है और एक एक आर्टिकल आपके लिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। उस वीडियो को आपने देख लिया तो मूल अधिकारों से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध रोक लगाता है? तो देखिए, अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध रोक लगाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए, इसका सही आंसर है आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 का संबंध है अवैध मानव व्यापार का मतलब है जो है दास प्रथा पर रोकना, ठीक है, या फिर कह दीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, या फिर वेश्यावृत्ति से रोकता है, तो ये चीज़ों से रोकता है, वो है आर्टिकल 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब है रिट्स, ध्यान रखिएगा, रिट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। टोटल रिट है 5 और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रिट में कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी, का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है भाग 4 में इसका किया गया है। और ये डीपीएसपी जो है किस मतलब इसका जो है टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? तो 36 से शुरू होता है और 51 में ख़त्म होता है। तो मतलब अनुच्छेद जो है 36 से 51 का जो संबंध है वो नीति निर्देशक तत्वों से है। ठीक है, और 12 से जो है 12 से 35 तक का संबंध जो है किससे है? वो मूल अधिकारों से है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद का संबंध जो है ग्राम पंचायतों के गठन से है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का संबंध जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, और डीपीएसपी से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक एक क्वेश्चंस आप देख लीजिए, वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाएंगे तो आप जो है एक एक टॉपिक देख पाएंगे और वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद का जो संबंध है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मूल कर्तव्यों से संबंधित जो है आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 51 का, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और ये भाग कौन सा है? तो भाग 4 का से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, 4(4)A। ठीक है, याद रखना, मूल कर्तव्य। और टोटल कितने मूल कर्तव्य है? टोटल है 11 मूल कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, टोटल इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि मूल कर्तव्य जो है वो किस भाग का हिस्सा है? भाग 4 का हिस्सा है। तो ये आप चीज़ों याद रखिएगा, 4A, ठीक है, इसका हिस्सा है। और मूल कर्तव्यों को जब संविधान में शामिल किया गया था तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और जब संविधान में जब शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को, तब टोटल जो है कितने सुझाव दिए गए थे मूल कर्तव्यों को? तब 8 दिए गए। तो ध्यान रखना, 8 का सुझाव दिया गया था और शामिल किए गए थे 10। बात बहुत भाषा शैली को समझिएगा,
स्वर्ण सिंह समिति ने जो है संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था 8, ठीक है। तो 8 को शामिल नहीं करके 10 शामिल किए गए थे। तो कब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शामिल किया गया था? तो 42nd जो है अमेंडमेंट से शामिल किया गया था। 1976 द्वारा जो है 10 जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 11वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है 11वां जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो टोटल 11 है, ठीक है, समझ गया है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए, संविधान में संशोधन करने वाली जो शक्ति है संसद को मिली है वो अनुच्छेद 368 के तहत मिली है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है? मतलब संविधान संशोधन संबंधित जो है कोई विधेयक होगा और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं। वो या तो जो है विधेयक पर हाँ करेगा या फिर विधेयक को ना कर देगा या वीटो कर लेगा। पर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में उसे बाध्यता दी गई है कि उसको हाँ ही करना है, मतलब यस ही करना है, उस पे साइन ही करना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है ये अधिकार दिया गया था? तो ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए जो है ये बाध्य बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से? तो देखिए, वित्त आयोग से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 280, अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो है 263। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए, इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, रिवीजन के तौर पे आपको तैयार हो जाएगा। और इसका गठन क्यों होता है? तो जब केंद्र और राज्य के बीच जो है विवाद हो जाए या 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाए तब इसका जो है गठन किया जाता है। तो किस आधार पे? अनुच्छेद 263 के आधार पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 को जो है परिभाषित किया गया है। तो 352 का जो है संबंध किस चीज से है? अनुच्छेद 352 का संबंध जो है किससे? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 का संबंध जो है इससे, इसको राष्ट्रीय आपातकाल से जो है परिभाषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो है कौन सा है? तो 356। याद रखना, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बस। और वित्तीय आपातकाल से तो 360, ठीक है। याद रखना, 3 तरीके के जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है भारत में, वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की या राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किस आधार पर की जाती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो जो आपको मिली है आर्टिकल 352 के तहत, ये घोषणा जो है 3 आधार पर की जाती है। तो देखिए, ये कौन सा? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, पहले जो है आंतरिक विद्रोह के आधार पे होता था। युद्ध और बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती थी। लेकिन अब इस जो है आंतरिक विद्रोह क्या होता है, ये बड़ा जो है मतलब इसको परिभाषित करना मुश्किल होता है। आंतरिक विद्रोह मतलब हड़ताल में कोई बैठ गया तो जो है सरकार ने अगर चाहा तो उस एरिया में जो है पूरा राष्ट्रीय आपातकाल हटा बोल करके जो है पूरा जो है सफ़ा कर दिया। तो इस चीज़ में जो है बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए इसको हटा करके टर्म्स को हटा दिया गया। आंतरिक विद्रोह वाले जो है टर्म को हटा दिया गया। ये हटाया गया 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 जो है 6 द्वारा जो है 78 द्वारा जो है इस टर्म्स को हटा करके जो है अब जो है इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द को शामिल कर लिया गया। तो याद रखिएगा,
44th जो है 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इस टर्म को हटा करके सशस्त्र विद्रोह वाले टर्म को शामिल कर लिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो है भाषा में परिवर्तन किया गया है? देखिए, तो क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से पूछे जाते हैं, मैं उन सभी तरीकों को जो है शामिल कर देता हूं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 का हिस्सा है, 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है और इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये किस जो है आंतरिक जो है विद्रोह को हटा करके जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो ये 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है ये किया गया था, संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किसकी लिखित सिफारिश के आधार पर कर सकता है? तो देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो है इसके स्वविवेक पर नहीं करता कि अपने को मन हुआ तो कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको जो है एक लिखित जो है सिफारिश की ज़रूरत होती है। तो ये किसकी जो है लिखित जो है सिफारिश होनी चाहिए? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखित सिफारिश होनी चाहिए मंत्रिमंडल। याद रखना, मंत्रिपरिषद कई लोग लगा देंगे, नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की ज़रूरत होती है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि में रखा गया है? तो इसकी जो है जुडिशली रिव्यू हो सकता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पे किया गया है। क्या ऐसे जो है कारण मौजूद थे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना चाहिए, या जोर जबरदस्ती का है, पॉलिटिकल है, इस चीज़ के? तो इसको न्यायिक समीक्षा की परिधि में रखा गया है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा रखा गया है? तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है रखा गया है। पहले ये जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर था, ध्यान रखिएगा, पहले ये न्यायिक समीक्षा से बाहर था, फिर इसको जो है शामिल किया गया था। और ये पहले जो है, ठीक है, पहले जो है बाहर रखा गया था, इससे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बाहर था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये बाहर किया गया था। इसकी न्यायिक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था और उसके बाद जो है इसकी परिधि में रखा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो देखिए, मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है किस जो है अनुच्छेद का संबंध जो है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 358। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो मूल अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति। अगर जो है अगर 19, ध्यान रखिएगा, अगर 19 में दिए गए जितने भी अधिकार हैं, जो कि 6 दिए गए हैं, 19 में जो 6 मूल अधिकार हैं, अगर 350 राष्ट्रपति, भाषा को समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पढ़ाने की जगह आपको भाषा समझाने के प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को ये बातें समझ में आ जाती होंगी, लेकिन कई बातें जो होती हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं समझ में आती, इसलिए गौर से समझिए। 352 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन 352, 358, 359 इन 3 के तहत जो है होता है। ठीक है, मेन जो है 352 में जो है राष्ट्रीय जो है आपातकाल की बात, राष्ट्रपति शासन कह रहा हूँ, बार बार गलती से मुंह, राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा लागू की जाती है। अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 358 के तहत किया है, याद रखना, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 358 के तहत किया गया है, तो आर्टिकल जो है 19 का निलंबन जो है किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 का निलंबन स्वतः हो जाता है, उसमें दिए गए 6 मूल अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद का संबंध जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से? तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 58 जब लागू होता है, राष्ट्रपति जब है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 358 के तहत करता है, तब उसमें 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो वो होता है आर्टिकल 359, याद रखना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
20 और 21 को छोड़कर, मतलब 20 और 21 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होंगे, वो किसी भी हाल में निलंबित नहीं होंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण हमें दिया जाता है और जो है दोहरे दंड से संरक्षण जो है हमें बचाता है। ठीक है, तो इसको जो है निलंबित ना होगा, बाकी जो हो जाएंगे सारे, तो 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। 20 और 21 छोड़ करके 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है सारे हो जाएंगे 35 तक, लेकिन जो है ये नहीं होगा, 20 और 21 नहीं होगा। आर्टिकल 359, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आरओ का एग्जाम होने वाला है फरवरी माह में, उसके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अब तक जो है कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो ध्यान रखिएगा, देश में अब तक जो है कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो आपातकाल के मतलब है यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 62 में, 71 में और 75 में। ठीक है, 1962, 1971 और 1975 में। ठीक है, इनमें से 62 और 71 जो है वो बाहरी आक्रमण के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 62 में जो है चाइना ने आक्रमण कर दिया था और 71 में जो है पाकिस्तान ने जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 75 में जो है आंतरिक उपद्रव के आधार पर जो है घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना, आंतरिक उपद्रव के आधार पर जो है 75 में ये घोषणा की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल। इस तरीके से जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल जो है 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आर्टिकल कौन सा है? 53। आर्टिकल 53 का संबंध जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये इसकी जो है भाषा शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल लाइन आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन होता है इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 57 में। ध्यान रखिएगा, 57, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया का जो उल्लेख मिलता है वो है अनुच्छेद 61 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में जो है इसका जो है उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति का जो है राष्ट्रपति जो है अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति की जो क्षमादान प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अनुच्छेद 76 का जो संबंध है संविधान की किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 76 का जो संबंध है वो किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि राष्ट्रपति नहीं, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। राष्ट्रपति का अध्यादेश तो 123 में दिया हुआ है। ठीक है, और महान्यायवादी है। अनुच्छेद जो है 76 का संबंध जो है भारत के महान्यायवादी से, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है? तो देखिए अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास जो है वो मिली है आर्टिकल जो है 123 के तहत। अनुच्छेद 123 का संबंध जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है किसी भी विधि से संबंधित प्रश्न पर सलाह ले सकता है। तो ये जो है शक्ति जो मिली है वो आर्टिकल जो है 143 के तहत मिली है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये जो है किस आर्टिकल के तहत है? तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का संबंध है वो आर्टिकल है 63। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद जो है होगी। याद रखिएगा एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। ये प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो देखिए ये अनुच्छेद है 74 के तहत जो है ये अनुच्छेद दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 74 के तहत ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो है आर्टिकल 110। ध्यान रखिएगा 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद भारत की जो है संचित निधि से संबंधित है? तो भारत की जो संचित निधि से संबंधित है वो है आर्टिकल 266, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा के जो है गठन का प्रावधान किया गया था? तो राज्यसभा का जो गठन का प्रावधान है वो किससे जो है किया गया है? तो आर्टिकल जो है 80, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित है? तो विधेयकों की जो है स्वीकृति से संबंधित जो है आर्टिकल है वो है आर्टिकल जो है 111। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय विधेयकों से संबंधित जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं? ध्यान रखिएगा वित्तीय विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो मिलते हैं आर्टिकल 117 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो आर्टिकल जो है 124। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो। अभी जो है यूपी आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आ चुकी हैं और जिसका एग्ज़ाम फरवरी माह में है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो देखिए सदस्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 127। ध्यान रखिएगा 127 के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर जो है लागू होना अनिवार्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट जारी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकली हुई कोई भी बात जो है पूरी तरीके से वो एक तरीके से कानून ही माना जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट जारी की है या किसी जो है केस की सुनवाई के दौरान कोई जो है अपनी बात कही है या कोई चीज़, तो वो जो है सभी न्यायालयों में लागू होगी। तो मतलब उस सभी न्यायालय जो है उसका रेफरेंस लेकर के जो है सज़ा सुना सकते हैं या जो है आगे बढ़ सकते हैं अपने केस की कार्रवाई के लिए। तो ये अनुच्छेद में किस प्रावधान के तहत मतलब ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 141 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल से संबंधित जो है प्रावधान किए गए? तो राज्य के राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे तो
तो ये किस आर्टिकल के तहत किए गए थे? देखिए, तो ये है सही आंसर है 153, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, अगर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो वो है आर्टिकल 7वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करता है, और ये प्रावधान जो है किस आर्टिकल के तहत है? ये 233 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है? 233। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसमें राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई? किस आर्टिकल के तहत? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 के तहत है, याद रखना। और जो है इसके जो है विपरीत अगर देखा जाए तो 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को मिली है। 213। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है? तो हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है ये किस जो है आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 216 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही जो है हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था जो है किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है, इसका आंसर है 231, अनुच्छेद 231। 2 या 2 से अधिक के लिए एक ही जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, तो हो गया 231। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैग, ये इस जो है पद की व्यवस्था की गई थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, तो ये जो है कैग की व्यवस्था जो है प्रावधान किया गया है ये किस आर्टिकल के तहत? तो देखिए, इसका सही आंसर है आर्टिकल जो है 148, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए जो है पद पर रहते हैं। ठीक है, अधिकतम 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। और जो है इसको नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसके जो है नियुक्ति पत्र जो है देता है। और इसके हटाए जाने का प्रावधान जो है राष्ट्रपति नहीं हटाता, इसको हटाने का वही प्रावधान है जैसे जो है न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश जो है जिस तरीके से हटाए जाते हैं उसी तरीके से जो है इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के जो है किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की जो है व्यवस्था की गई है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है वो किस आर्टिकल के तहत की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 165, अनुच्छेद 165 के तहत की गई है। ठीक है, और अटॉर्नी जो है जनरल, ठीक है, जिसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अब भारत का जो है महाधिवक्ता जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, 165, अनुच्छेद 165। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के जो है किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का प्रावधान 280 में किया गया है, याद रखना, वित्त आयोग का प्रावधान। और राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है तो यह प्रावधान जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 243I के तहत। ठीक है, 243I के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। दोनों चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के जो है किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जो है व्यवस्था की गई? तो निर्वाचन आयोग जो है वो 324 के तहत जो है व्यवस्था की गई। 324, अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन विधि द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई है? तो अनुसूचित जाति मतलब SC और ST वर्ग के लिए जो है एक कमीशन जो है बनाया गया है, इसकी व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था?
तो ये 65वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है, 1990। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 का संबंध जो है किस राष्ट्रीय आयोग से है? तो देखिए 338 का संबंध जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। याद रखना, पिछड़ा, एक सेकेंड, तीन सौ 338 का जो संबंध है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आयोग एसटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 की विषय वस्तु का संबंध जो है किससे? तो संविधान के अनुच्छेद 169 का जो संबंध है वो किस विषय वस्तु से है? तो 169 का संबंध है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है विधान परिषद के सृजन और समाप्ति से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, अनुच्छेद 338 का संबंध जो है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए एससी, ठीक है, ये, और एसटी के लिए जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग से संबंधित वो 338A इनके लिए अलग है। और पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो है वो किससे है? तो ये है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 169 की जो विषय वस्तु है वो विधान परिषद का सृजन या समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है का प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? और संयुक्त बैठक को बुलाने का जो है कौन कार्य करता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये आर्टिकल है 108। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, बुलाता है राष्ट्रपति। और लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत करता है? 118। ध्यान रखिएगा, 118 आर्टिकल के तहत जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद का संबंध जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से? तो जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, ये सब जो है यूपीएससी है, और ये सब, और जो है इंजीनियरिंग और जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है ना, आईईएस, तो इससे। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई नई जो है, मान लीजिए कि इंडियन जो है जुडिशली सर्विसेज, इस तरीके का कोई जो है आयोग तो है नहीं, सेवा आयोग, अगर इसकी गठन की बात की जाए तो ये किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कर रहा है। कौन सा आर्टिकल कर रहा है? तो देखिए सही आंसर है 312 के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन किया जा सकता है, अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है, स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए लोकसभा की जो अवधि जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल है अनुच्छेद 83, ठीक है। चलिए आज के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। ये वीडियो अगर आपने तैयार कर लिया है तो आपको एग्जाम्स में बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।